डाउट फोर्ड की सर्विस तो खैर कहते हैं ना, फोर्ड मतलब फैमिली वाली फीलिंग, नो डाउट भाई, सर्विस अल्टीमेट थी भाई। फ्रेंड, इस गाड़ी के साथ हमारी बहुत ज्यादा मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज तो बहुत ही ज्यादा है। सिटी के अंदर इसकी एवरेज जो आती है ना 8-9, कभी कभी तो 7 तक दी है इसने सिटी के अंदर, और हाईवे में मैंने इसकी 14 तक निकाली है बस। हम सभी भाइयों का, दोस्तों का बड़ा मस्त एक्सपीरियंस है इस वाली गाड़ी में। रोड ट्रिप में बिल्कुल भी हम टायर्ड नहीं होते, ऑटोमेटिक है, ये एक मेन रीजन है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और फिलहाल है हम अपने शहर दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, अपनी रोड ट्रिप एंड प्रोजेक्ट कार की वीडियोस में कई सारे कमेंट्स आए थे अपने फोर्ड इकोस्पोर्ट से रिलेटेड। बेसिकली अपने सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि भाई आप अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट का यूजर एक्सपीरियंस और एक ओवरव्यू वीडियो लेकर आओ, और साथ ही साथ एक चीज भी शेयर करो कि फोर्ड की गाड़ी की रिलायबिलिटी कैसी है, और फोर्ड एज यू नो जैसे कि इंडिया से एग्जिट कर चुकी है, तो अभी उसकी सर्विसेज वगैरह कैसी चल रही हैं, और वाकई में फोर्ड का रिलायबल है या नहीं, वो व्लॉग में ज़रूर कवर करना। सो फ्रेंड्स, तो इसीलिए आज हमने प्लान करा है कि आज इसका एक ओवरव्यू बनाते हैं और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को हमें यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से लोकेशन पे पहुंचते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी इकोस्पोर्ट। एंड फ्रेंड, बेसिकली फोर्ड एकमात्र इंडिया में एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन कार मार्केट में सबसे पहले मिनी एसयूवी कार सेगमेंट इंडिया में लॉन्च किया था। इसके बाद काफ़ी कंपनीज़ ने इंडिया में लॉन्च करा, और ये है अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट 2014 ईयर एंड का मॉडल, और ये है अपना पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। और वाकई में जो इसके लुक्स है ना, एक बार आप लुक्स देखो, कुछ इस तरह के लुक्स है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, इसमें मिलता है हमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसको एसयूवी वाला फील देता है। और नो डाउट गाड़ी चारों तरफ से देखने में पूरी एसयूवी वाली लगती है, इन शॉर्ट बेबी एसयूवी, क्योंकि माना जाता है 200 ग्राउंड क्लियरेंस को एसयूवी कंसीडर किया जाता है। ये है मिनी एसयूवी फोर्ड की तरफ से आने वाली। 2013 में आया था और 2021 में इंडिया से डिसकंटिन्यू भी हो गया। और इसकी बात करें, ये है इसकी फोर्ड इकोस्पोर्ट की फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद 17 में इसका फेसलिफ्ट भी आया था, जिसमें कॉस्मेटिक काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे फ्रंट से और इंटीरियर से, लेकिन जो इसका रियर था बिल्कुल सेम था। अगर हम बाहर की बात करें, जो फेसलिफ्ट में चेंज हुआ था, कम्प्लीटली आगे का जो इसका फेस है, हेडलाइट्स, ग्रिल, बोनट, ये कम्प्लीटली चेंज हो गया था। और पैरेलली इसके जो एलॉय व्हील्स थे, इसमें टॉप एंड में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स आते थे, उसमें फिर 17 इंचेस के आने लग गए थे। और इसका इंटीरियर में डैशबोर्ड शेयरिंग चेंज था। और अगर हम इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें, तो ट्रांसमिशन और इंजन सेम ही था। और शुरुआत करते इसके फ्रंट से, फ्रंट कुछ हमें इस तरह का देखने को मिल जाता था। और ये है अपना टाइटेनियम मॉडल, तो इसमें कंप्लीट क्रोम गार्निश, क्रोम ग्रिल मिल जाती थी हमें, ऊपर भी और नीचे भी। और ये है इसके हेडलैम्प, सिंगल यूनिट हेलोजन हेडलैम्प का ऑप्शन आता था। और 17 में जब इसका फेसलिफ्ट आया, उस टाइम इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आ गए थे, लेकिन प्री फेसलिफ्ट में कोई प्रोजेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता था। और साथ ही साथ हमें नीचे मिल जाता है फॉग लैम्प, और यहाँ मिल जाता है हमें फोर्ड का लोगो। और साइड्स की बात करें तो साइड लुक कुछ इस तरीके का है। और टायर साइज़ की बात करें तो इसमें मिल जाता है हमें 205/60 R16। और इस कार की काफ़ी सारी स्पेशलिटी थी। और अगर देखा जाए इसके रियर लुक्स की बात करें, तो रियर लुक से कुछ इस तरह से लगती थी, मतलब इवन लगती है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये है अपना टाइटेनियम मॉडल, तो इसके पांचों टायर में एलॉय व्हील्स आते थे 16 इंचेस वाले। एंड फ्रेंड, इसमें इसका जो लुक था ना, वो रियर टायर से बड़ा मस्कुलर लुक आता था, पूरा एसयूवी वाला फील। और जो उसकी रूफ रेल थी वो भी बहुत मस्त लगती थी। एंड फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की हमें की मिल जाती थी देखने को। और इसमें हमें फ्लिप की का ऑप्शन मिलता था, यहाँ से फ्लिप हो जाती थी, और इसमें लॉक अनलॉक का बटन। एंड फ्रेंड्स, इस वाले मॉडल में पेट्रोल ऑटोमेटिक, जबकि ये टाइटेनियम मॉडल है, उसमें सिर्फ कीलेस एंट्री मिलती थी, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन 2 साल बाद इसमें पुश बटन भी आ गया था। अगर सपोज हम यही वाला मैनुअल वेरिएंट लेते, तो इसमें हमें पुश बटन का ऑप्शन मिल जाता। खैर, पेट्रोल ऑटोमेटिक थी, टॉप एंड था, लेकिन तब भी इसमें पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं था। तो फिलहाल करते इसको अनलॉक, और
ओपन करते कुछ इस तरह का दिखता है इंटीरियर। सबसे पहले बात करें हम ड्राइवर सीट की, तो इसमें हमें मैनुअल हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता था और यहाँ रिक्लाइन करने का। और राइट साइड डोर की बात करें मिल जाता है हमें साइड मिरर एडजस्टेबल कंट्रोल, जो सिर्फ एडजस्ट होते हैं, फोल्डेबल का ऑप्शन उस टाइम नहीं आता था। और इसमें ऑल 4 पावर विंडोज़ के ऑप्शन मिलता था हमें। देखा जाए ये है बोतल होल्डर, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर का भी ऑप्शन दिया जाता था उस टाइम पे। तो फिलहाल इसको वापस ही रख देते हैं। और ये अपना वाटर बोतल होल्डर। चलो अब अंदर चल के बात करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसे हम डोर क्लोज करते हैं ना तो थोड़ी हमें अपनी पावर एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब ये क्लोज होता है ना तो जो थर्ड वाला साउंड है ना उसकी बिल्ड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ इस तरह की है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें हमें मिल जाता है ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल करने के लिए। यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें राइट साइड है स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड है आरपीएम मीटर, और नीचे है फ्यूल गेज, और ऊपर है बेसिक जिसमें किलोमीटर रीडिंग्स की डिटेल्स आती हैं। और यहाँ पे इंडिकेशन लॉक अनलॉक का। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल जाते हैं हेडलाइट्स के, और यहाँ पे अपने फॉग लैंप्स। एज यू नो फोर्ड है अमेरिकन का, तो यहाँ पे राइट साइड मिलता था हमें वाइपर कंट्रोल और लेफ्ट साइड इंडिकेटर कंट्रोल। अगर यूजुअली बात करें जाए इंडियन कार सेगमेंट में राइट साइड होता है इंडिकेटर का और लेफ्ट साइड होता है वाइपर कंट्रोल, लेकिन ये अमेरिकन कार थी तो इसमें अपोजिट था। और ये है इसका 2 दिन का स्टीरियो सिस्टम, और इसका MID। बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं थी, लेकिन ठीक है जो भी थी ये। और इसमें मिल जाता है हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एंड फ्रेंड्स, ये है 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, और राइट साइड आपको प्लस माइनस के स्विच मिल जाते हैं। बेसिकली स्पोर्ट मोड पे गियर शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने के लिए। और यहाँ मिल जाता है हमें मैनुअल हैंड ब्रेक, और यहाँ पे हमें कार चार्जर, USB ऑक्सिलरी का ऑप्शन। और यह है इसका ग्लव बॉक्स, इसमें कूलिंग ग्लव बॉक्स का ऑप्शन आता था। और ये है इसका रियर व्यू मिरर, और यहाँ मिल जाता है हमें सन ग्लास होल्डर, और यहाँ पे रीडिंग हेडलैम्प्स हैलोजन वाले। और यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता, लेकिन को ड्राइवर में ऑप्शन मिल जाता है आपको मिरर का। अगेन रीडिंग हेडलैम्प्स। साइड में आपको एयरबैग की बैजिंग मिल रही होगी। इन शॉर्ट, इसमें सेफ्टी की बात करें तो इसमें आते थे टोटल 6 एयरबैग, ABS, EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन। उस टाइम इस वाले वेरिएंट में मतलब पेट्रोल ऑटोमेटिक में लेदर सीट का ऑप्शन नहीं आता था। अगर मैनुअल होता तो जरूर ऑप्शन था उस टाइम। अगर हम बात करें म्यूजिक सेटअप की, तो इसमें आता है डबल डिन का म्यूजिक सिस्टम, 6 स्पीकर इंक्लूडिंग ट्विटर्स के साथ। नीचे स्पीकर मिल जाते थे, और ये है इसका स्पीकर का ऑप्शन, और यहाँ मिलता था ट्विटर के ऑप्शन। तो ओवरऑल की बात करें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के ऑप्शन। जो 2 ट्विटर थे वो सिर्फ फ्रंट में देखने को मिलते थे, रियर में नहीं थे। तो रियर से है कुछ इस तरह का स्पेस, आरोही हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल के ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, और इसका कुछ इस तरह का रूफ लाइनर, और पीछे भी हमें रीडिंग हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है बस। और उस टाइम इसमें कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता था। ओपन करते हैं इसका बूट, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इसको प्रेस करते ही ये हो जाता है ओपन। और ये है 352 लीटर का बूट स्पेस। अगर हम इस सीट की बात करें पूरे ही फोल्ड हो जाता है वहाँ आगे की तरफ। और रियर की बात करें, यहाँ पे टायर है पूरा होल्ड, और रियर वाइशर वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। और रियर की बात करें तो इसमें रियर कंपनी फिटेड पार्किंग सेंसर मिल जाते थे। ये कैमरा हमने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। और ये है टाइटेनियम के बैजिंग। पेट्रोल में पेट्रोल की बैजिंग नहीं आती थी, अगर ये डीजल होती तो यहाँ पे TDCI मेंशन होता। और लेफ्ट साइड 4 लोगों की बैजिंग और इको स्पोर्ट की बैजिंग। और ये वाले जो आप रेल्स देख रहे हो, रूफ रेल्स, ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ S3 है, ये एक्स्ट्रा परचेज करते हैं, गाड़ी के साथ नहीं आता था ऑप्शन। चलो फ्रेंड्स, अब इसका हुड ओपन करके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 1500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 110 bhp एंड 140 Nm का टॉर्क। और फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस आते थे। पहला पेट्रोल में 2 इंजन ऑप्शन थे, डीजल में 1। पेट्रोल की बात करें तो पहला 1000 सीसी का इको बूस्ट इंजन आता था, और सेकंड था 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और तीसरा था डीजल 1500 सीसी का डीजल इंजन, वो भी 4 सिलेंडर ही आता था, लेकिन जिसका इको बूस्ट इंजन था वो 3 सिलेंडर था। तो फ्रेंड्स, अब ये बात तो होगी गाड़ी के ओवरव्यू की। अब शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस अंदर चलकर। इसका कैबिन बिल्कुल ही साइलेंट है, पेट्रोल है, ये प्लस पॉइंट भी है, और साथ ही साथ बिल्कुल साइलेंट है इसका कैबिन। बाहर का नॉइज बिल्कुल नहीं आता।
इस गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट 160, 170 और 180 तक लेकर गया हूँ, लेकिन मेरे को 120, 130 तक बहुत स्टेबल लगी। यूजली हम इसको अब रोड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा कि मेनली मैं रोड ट्रिप इसी गाड़ी से करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार सोलो ट्रिप भी करी है, मतलब मोर देन 700-800, और सिंगल स्टेशन मैंने 500-600 किलोमीटर तक भी इस गाड़ी को चलाई है। थकान बिल्कुल भी नहीं हुई इस गाड़ी को चलाकर। और स्टेबिलिटी की बात की जाए और ब्रेकिंग की बात की जाए तो दोनों ही बढ़िया है भाई। स्टीयरिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस स्टीयरिंग के बाद मैंने इंडावा चलाई थी, उसमें मुझे मज़ा आया। इवन मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई थी 2016 वाली, उसमें भी स्टीयरिंग में इतना मज़ा नहीं आया जितना इस गाड़ी में लगता है और जितना फोर्ड इंडावर में लगता है। तो इस स्टीयरिंग स्टेबिलिटी का कोई तोड़ ही नहीं है, बस नो डाउट। एंड फ्रेंड्स, ये वाली इकोस्पोर्ट हम ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और अगर हम बात की जब हमने ली थी तब से 20 तक हमने बहुत चलाई। अगर आप 2-2.5 साल का काउंट करो तो हमने ऑलमोस्ट 50,000 तो उसी टाइम चला डाली थी, विद इन 2-3 सालों के अंदर ही। उसके बाद कोविड हो गया, उसके बाद तो ऐसी गाड़ी नहीं चली, और भी गाड़ियाँ थी तो वो चलाते थे। फिर उसके बाद हमारे भाई ने टाटा हेक्सा ले ली, फिर हम उसको चलाने लग गए, तो फिर और कम चलने लग गई। घर में खड़ी करने के बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आई हैं इस गाड़ी के अंदर। प्रॉब्लम वैसे नहीं आई, यूजुअली हुआ क्या था, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी अपनी, चूहे वगैरह आने लगे थे, और एक बात तो ये तक हुआ था कि चूहों ने इसकी ट्रांसमिशन वायर काट दी थी, जिसके वजह से ट्रांसमिशन काम ही नहीं कर रहा था सही तरीके से। देखा जाए कभी इसका ड्राइव मोड काम नहीं कर रहा था, कभी स्पोर्ट मोड काम नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे करके हमने शॉर्ट कराई, और साथ ही साथ इसकी एक इग्निशन कॉइल की वायर भी काट दी थी, तो हमने फोर्ड से रिप्लेस करा दी थी। तो भाई उसके बाद भी चूहों ने अपना घर ही बना लिया था इकोस्पोर्ट के अंदर ही। काफ़ी बहुत कुछ हमने जुगाड़ लगाया कि चूहे ना आए, फिर जैसे तैसे आना बंद हुए, फिर हमने यूज़ करना फिर से शुरू करी। यूजली देखा जाए जब से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी है तो नो डाउट मैंने इकोस्पोर्ट से शुरू करी, सोलो ट्रिप करी मैंने, इसमें बहुत मज़ा आता था। मैं सोचता था कि दूसरी कार लेके जाता हूँ अपने पास, जैसे और भी गाड़ियाँ हैं, ब्रियो है, वरना है, और उस टाइम तो क्रूज़ भी हुआ करती थी नो डाउट। वाइल कोविड ही हमने सेल कर दी, कुछ रीज़न थे, वो कभी और बात करेंगे उस टॉपिक पे। तो फिर इसके बाद मैंने रोड ट्रिप शुरू करी फिर से। नो डाउट मैंने स्टार्टिंग के ब्लॉग में ही बताया, हम बेसिकली वी आर 4 ब्रदर्स, हम सब भाइयों को घूमने का बड़ा शौक है, स्पेशली रोड ट्रिप्स करना। तो हमने ये गाड़ी लेने का मेन रीज़न यही था कि हम पहाड़ों में जाएंगे, स्पेशली इस वाली गाड़ी से, क्योंकि हमारे पास पहली गाड़ियाँ थी सेडान्स और हैचबैक, फुल साइज लेने का मन नहीं था, तो इसलिए वाली हमने गाड़ी ऑप्ट करी थी। तो फ्रेंड, इसलिए आप देखते होंगे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप करता हूँ तो मैं यही वाली गाड़ी लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर आप इसकी मंथली ड्राइव की बात करो तो महीने में सिर्फ 1000, 1200, 1500 चल पाती है। और देखा जाए 1000 किलोमीटर की मैं तो रोड ट्रिप भी कर लेता हूँ, तो कभी कभी तो 500 भी नहीं चलती पूरे महीने में। और यू वॉन्ट बिलीव, इसकी बैटरी हमने मतलब कोविड टाइम पे डलवाई थी, 2-2.5 साल ही हुए थे उसको, और वो ख़राब हो गई क्योंकि वो यूज़ में ही नहीं है, इसलिए हमने बैटरी भी चेंज करा दी, फिर करवानी पड़ गई क्योंकि वो यूज़ में नहीं आई थी। और ये अपनी ऑटोमेटिक है, तो इसमें एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन मेरे को ये लगती है कि आपके पास अगर ऑटोमेटिक कार है तो अपने साथ एक इसकी बैटरी टोचन केबल जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या कहते हैं वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा, लेमन लैंग्वेज में कहते हैं इसको बैटरी टोचन केबल, तो वो जरूर अपने पास रखें। कभी अगर आप कहीं फंस जाओ, कहीं आप ऐसी जगह हो जहां आपकी बैटरी डाउन हो गई ऑल ऑफ सडन, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं होगी धक्का लगाने के बाद, तो आपको इसके दूसरी बैटरी लगानी पड़ेगी, या फिर आप दूसरी बैटरी पावर लेके आप इसको स्टार्ट करोगे। तो बैटरी तो आपको मिल जाएगी लेकिन वायर इजीली नहीं होती, तो इसलिए वो उसका आप स्पेयर में जरूर रखो। स्पेयर में इन द सेंस कि वो अपने पास जरूर रखो इस गाड़ी के। मैंने जैसे बताया हमने ये 60,000 किलोमीटर चलाई है, जो ये मेन चली है 50,000 वो चली है 2-2.5 साल के अंदर ही। तो एवरेज ये आप लगा लो तो 25,000 एक साल के अंदर चली है, 2 साल के अंदर 50,000, और जो 10,000 बच गए तो वो चली है कोविड के बाद। जो मैंने रोड ट्रिप करी है मैंने अकेले ना और फ्रेंड्स के साथ, हम सभी भाइयों का दोस्तों का बड़ा मस्त एक्सपीरियंस है इस वाली गाड़ी में। रोड ट्रिप में बिल्कुल भी हम टायर्ड नहीं होते, ऑटोमेटिक है, ये एक मेन रीज़न है। और दिल्ली में एज यू नो कितना ट्रैफिक है तो वहाँ पे, और लेकिन मैं इसके एवरेज से अगर वैसे देखा जाए, सिटी के अंदर इसकी एवरेज जो आती है ना 8-9 कभी कभी तो 7 तक दी है इसने सिटी के अंदर, और हाईवे में मैंने इसकी 14 तक निकाली है, बस 14 तक पेट्रोल में। और यूजली 100-120 में ही चलाता हूँ मैं, 100-120 में बहुत ईजिली चलती है ये वाली गाड़ी, 100-120
और एक चीज़ है मेरे साथ, एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ एक बार रोड ट्रिप कर रहा था, तो मैंने यूजुअली पूछा कि गैस करो गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। तो मैंने क्या करा, मीटर पे हाथ रख लिया कि स्पीडोमीटर पे रीडिंग ना दिखे। तो मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली पूछा लेट्स गैस कि अपन कितनी स्पीड में चल रहे हैं अभी। एंड शी रिप्लाइड कि 40, 50 और 60 माइट बी मोर देन 70। मैंने कहा इट इज़ 120। शी शॉक्ड। मैंने कहा यार सो दैट्स ए स्पेशलिटी इस गाड़ी की ना, ये स्पेशलिटी है 100-120 में बिल्कुल भी नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें रोड नॉइज बिल्कुल भी नहीं आता, कैबिन एकदम साइलेंट है, स्टीयरिंग स्मूथ है, और तो आपको इस वजह से आप लॉन्ग जर्नी भी इजीली ट्रैवल कर लेते हो। फ्रेंड्स, इस गाड़ी के साथ हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इस गाड़ी को सेल करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वजह तो यूज़ में नहीं आ रही है, EMI जाती रहती हैं, मेंटेनेंस आता रहता है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी को सेल करने का बिल्कुल मन नहीं करता। नो डाउट फोर्ड इंडिया से जा चुकी है, लेकिन उसकी सर्विसेज अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अब हम इसकी सर्विस लास्ट 2 टाइम से या एक टाइम से जो सर्विसेज की बाहर ही करवा रहे हैं हम, क्योंकि कंपनी का भी वर्थ नहीं लगा। क्योंकि बेसिक ही सर्विस होती है, सिंपली देखा जाए इसका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, यही 3 रिप्लेस होता है, और कोई इसका मेंटेनेंस ही नहीं आता इस गाड़ी का। बस चलाए जाओ। 70 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है। बस जो आई है वो हमारे रीजन की वजह से। एक खड़ी थी तो चूहे तो काटेंगे, बस उन्हें जगह मिल गई है रहने की। फ्रेंड्स, जब तक फोर्ड इंडिया में थी तो हम सारी सर्विस वहीं से कराते थे, और ऐसा नहीं है कि फोर्ड इंडिया चले गई है तो हम इसलिए बाहर से सर्विस कराए, नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है। बस हमें लगा यार वर्थ नहीं लगा यार। 7-8 हज़ार एवरेज सर्विस कॉस्ट आती थी इसकी, मतलब वो कभी आई नहीं है, जबकि 10+ ही रही है हमेशा। कभी वो अलाइनमेंट करने का चार्जेस लगा दिया करते थे, मैं कोई बात नहीं, घर की एक गाड़ी है करा लेते हैं सर्विस। तो अब लगा जब हमारी 4-5 हज़ार मैक्सिमम 3-4 हज़ार में भारी सर्विस हो जाती है, और हम एज यू नो हम कराते हैं अपने हरपाल BS से हैं, तो वहाँ पे तो हमें और बेस्ट प्राइस मिल जाता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है बाहर सर्विस कराने का। नो डाउट फोर्ड की सर्विस तो खैर कहते हैं ना, फोर्ड मतलब फैमिली वाली फीलिंग। नो डाउट भाई, सर्विस अल्टीमेट थी भाई। आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो ना, अगर टाइम लग रहा है, लेट सपोज आपको सेम टाइम लेके जानी है सर्विस कराकर, आपको नहीं छोड़नी है गाड़ी, और लंच टाइम हो गया, तो आपको वो लंच तक के लिए पूछते हैं हाथ जोड़कर, सर अगर आप वेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप लंच जरूर करना। और लंच भी उनका ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो भाई, वो भी अल्टीमेट। उसमें आपको खाने में बड़ी वैराइटीज मिल जाती थी, वेज में, मतलब वेज ही। कैफेटेरिया बहुत बढ़िया होता था, कॉफ़ीज आपको पूछने आ रहे हैं, नमकीन स्नैक्स वगैरह भी। तो वाकई में फोर्ड फैमिली वाली फीलिंग जो कहता था, विच इज़ वेरी ट्रू। जो हमने एक्सपीरियंस करा है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फोर्ड वालों ने मेरे को बोला है, ना जी ना। हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी बहुत बढ़िया लगी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह पता नहीं, इतनी बढ़िया गाड़ी मिनी SUV में मेरे को इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं लगती। अभी XUV 300 भी लॉन्च हुए, 2-3 साल ही हुए हैं, नो डाउट उसकी भी पावर बहुत बढ़िया है, वो भी अच्छी है। इस गाड़ी के बाद मिनी SUV में XUV 300 अच्छी पर्सनली मेरे को लगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी में अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट बहुत अच्छी लगती है। और अगर नो डाउट अगर ये डीजल में होती, मतलब डीजल के अंदर ऑटोमेटिक होती, तो हम भाई डीजल ही लेते। ऑटोमेटिक में डीजल में है, लेकिन वो मैनुअल में है, लेकिन हमें कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक भी चाहिए था। नो डाउट अगर फोर्ड फिर से इंडिया में आती तो हम फिर से इकोस्पोर्ट जरूर लेंगे बस। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग में कुछ कवर करने को रह गया होगा तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम एक और इससे बढ़िया एक ओवरव्यू शेयर करेंगे। नो डाउट बहुत चीज़ें मिस हो गई हैं, मैंने पेन डाउन भी करी थी, वो बुलेट पॉइंट रह गए हैं, लेकिन मैंने जो इसका एक दोबारा से बनाएंगे कभी और कुछ टाइम के बाद, 1-2 रोड ट्रिप करने के बाद, तो उसके बाद बनाएंगे, तो उसमें वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। और आप क्या क्या जानना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में वो जरूर कमेंट करना, और जो मिस हो गया है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जो हम इसी का ओनरशिप एक्सपीरियंस फिर से हम लेकर आए, उसमें याद से वो चीज़ हम जरूर कवर करें। तो फ्रेंड्स, आज का ओनरशिप एक्सपीरियंस यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसमें हम कई सारे मोड्स करने का प्लान कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया, ये है हमारा प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट, और 2017 में आ गया था इसका फेसलिफ्ट मॉडल। तो हमें ये क्या आनी चाहिए या नहीं, डू कमेंट बिलो, जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और हम इंडिया में क्या करवाएं, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं इस गाड़ी को प्रोजेक्ट कार बनाने का। नो डाउट अभी प्रोजेक्ट कार बनाने का, तो क्या क्या कराना चाहिए चेंजेस, क्या क्या अपग्रेड करने चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं किसी अनदर व्लॉग में। तो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। It's the sound of soul in me.